नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। देश के अंदर 2 कोविड वैक्सीन को अनुमति मिल चुकी है। वैक्सीनेशन का क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, कितना लंबा ये पूरा एक प्रोसीजर रहने वाला है, किन लोगों को सबसे पहले दी जाएगी वैक्सीन और कैसे इन्हें वैक्सीन दी जाएगी, उसके क्या कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। इसके अलावा जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की बातें कर रही हैं, अविश्वास भी जताया जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त हमारे दिमाग में चल रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर, और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर डीके गुप्ता मौजूद हैं, जो कि सीएमटी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो 2 वैक्सीन को अनुमति मिली है भारत में वैक्सीनेशन के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी बढ़ाइए और इन्हें किन शर्तों के साथ वैक्सीन मिली है, उसके बाद आगे बात करेंगे। बिल्कुल। तो अभी जो हमें 2 वैक्सीन मिली है, उसमें एक वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड वैक्सीन है, दूसरी है कोवैक्सीन वैक्सीन। जी। कोविशील्ड वैक्सीन है, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया है और डेवलप किया एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर यूके में, और उसको ऑलरेडी वहां पे 29 तारीख को अप्रूवल मिल चुका था। उसके बाद हमारी सरकार ने, क्योंकि इसके फेज 3 ट्रायल्स हो चुके हैं, अभी भी कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, तो उसको रिजल्ट्स को देखते हुए डीसीजीआई और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी थी, उसकी एससीपीसी की जो मीटिंग हुई थी, उन दोनों ने मिलकर इसको अप्रूवल दिया है। रिस्क और बेनिफिट को असेस करके उस रेशियो को देखते हुए कि चूंकि अभी पेंडेमिक है, पेंडेमिक में कोविड ट्रांसमिशन को रोकना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ नया स्ट्रेन आ रहा है, कभी कोई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑलरेडी इतना सारा ट्रांसमिशन रेट, इतने सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इसको इमरजेंसी लिमिटेड यूज के लिए ऑथोराइजेशन दिया गया है, इंटरिम रिपोर्ट आने तक बाकी चीजों की। ठीक है, तो इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि अभी बिकॉज इस जो कोई वैक्सीन हम डेवलप करते हैं उसको 8 से 10 साल लगते हैं डेवलप करने में। चूंकि वैक्सीन 10-12 महीने में ही डेवलप करी गई है, तो बहुत सारे फेजेस को या तो छोटा कर दिया गया है। इसमें 3 ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। उससे पहले एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसका फेज 4 लॉन्च करने के बाद स्टडीज होती है। चूंकि ये ट्रायल लगभग साल 2-2 साल तक होते थे, उसका फाइनल अप्रूवल मिलते मिलते 10 साल लगते थे किसी भी वैक्सीन को। चूंकि ये सारी प्रक्रिया को हमने कंप्रेस कर दिया है, छोटा कर दिया है, और सारे सब्जेक्ट जितने चाहिए थे उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे स्टडी ना करके, उतने पैरामीटर्स पे स्टडी ना करके, हमने बेसिकली जो फोकस किया है वो 2 पैरामीटर पे किया है, वो है सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ वैक्सीन। और शायद यही 2 सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं किसी वैक्सीन को एसेस करने के लिए। तो इन दोनों पैरामीटर्स पे एसेस करने का जो बारीकियां हैं उन पे बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए। इवन जो कोवैक्सीन वैक्सीन है उसका तो अभी फेज 2 ट्रायल चल रहा है, फेज 3 ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, तो अभी फेज 3 ट्रायल में आई नहीं, तो इसलिए बहुत सारी चीजें भी आनी है। बट जो इंटरिम रिपोर्ट मिली है इनकी, अब तक जो डाटा आया है उसके बेस पे ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, इनकी एफिकेसी बहुत हाई है। इसी को देखते हुए सरकार ने, डीसीजीआई ने, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने, इवन आईसीएमआर ने, इन सब ने मिलके एक फैसला लिया इसमें एक्सपर्ट में बैठ के, जो करंट जो खतरा मंडरा रहा है हमारे देश पे पैंडेमिक की वजह से, उससे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज होंगे, उनमें कुछ की डेथ होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, या हमारे डॉक्टर्स और मैन पावर की कमी हो सकती है। ये सारी पूरी इकोनॉमी को धराशायी कर दिया इस वायरस ने। तो उसको देखते हुए, प्लस वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखते हुए, जो कि बहुत मिनिमल है, बहुत हाई रिस्क नहीं है उनमें, तो रिस्क और बेनिफिट का रेशियो को असेस करते हुए इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपने जो करंट सिनेरियो है वो बताया और इसी के हिसाब से सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता, जैसे भारत की स्थिति है, इससे ज्यादा गंभीर स्थितियों में और भी कंट्रीज हैं, और भी देश है। क्या भारत के अलावा और भी कोई ऐसा देश है जहां पर इस फेज की वैक्सीन को ट्रायल के बाद सीधा अनुमति मिल गई हो, जिन्होंने अपने पूरे 3 ट्रायल पूरे भी नहीं किए फिर भी उन्हें अनुमति दे दी गई वैक्सीनेशन की? बिल्कुल ऐसा हो चुका है। रशिया में ही जो स्पुतनिक वैक्सीन थी उसको फेज 2 ट्रायल करने के बाद ही अनुमति मिल गई थी, और उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट भी कर दिया, मिलियंस ऑफ डोजेज उन्होंने लगा भी दिए, और उनमें कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उनके फेज 3 ट्रायल इंडिया में होने वाले हैं। ऐसे ही चाइना में कई सारी वैक्सीन है, साइनोवैक वैक्सीन है, इनके फेज 2 ट्रायल्स होने के बाद फेज 3 के बाद उनको वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया गया था। इवन फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन है जिसको यूएस, यूके, ऐसे 10-12 कंट्रीज में, बहरीन, यूएई, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इन सब में इनको अनुमति मिल गई है, फेज 3 ट्रायल के बाद मिल गई है। इवन फाइजर को तो डब्ल्यूएचओ ने अनुमति दे दी। तो ये समय की बात है, कुछ समय के बाद इन सबको अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि इस समय रिस्क बहुत हाई है, ट्रांसमिशन को हमें रोकना है, तो इसलिए इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। जी,
ठीक है। और डीके गुप्ता, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो जैसे अभी प्रायोरिटी जो हमें पता चली है कि पहले डॉक्टर्स जो मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं, फिर उसके बाद ओल्ड एज को दी जाएगी ये पूरी वैक्सीन, पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को और उसके बाद ओल्ड एज लोगों को। तो ये जो पूरे दो टर्म्स हैं, ये जो दो सेक्शन के लोग हैं, इन्हें कवर करने में कितना टाइम लगेगा? आम लोगों तक ये वैक्सीन कब पहुंचेगी, इसके बारे में भी बताइए। तो अभी जो प्रायोरिटी पे रखेंगे वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजेशन वर्कर, पुलिसमैन, इनको रखा गया। सेकेंड फेज में हम 50 प्लस के जो लोग हैं उनको, साथ में कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज है, तो इन लोगों को रखेंगे। तो जो गवर्नमेंट का प्लान है वो जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को इम्यूनाइज करने का है, मीन 60 करोड़ डोजेज लगेंगी। तो अभी फर्स्ट फेज में हम लोग लगभग 1 करोड़ लोगों को इम्यूनाइज करेंगे, फिर उसका स्मॉल फेजेज में डिवाइड करते रहेंगे, और जैसे जैसे वैक्सीन के नंबर्स मिलते जाएंगे, बिकॉज अभी लिमिटेड सप्लाई है, 50-60 लाख वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप्ड है उसके पास, जो कोविशील्ड है उसके पास लगभग 10 लाख वैक्सीन डेवलप्ड है कोवैक्सीन के पास। तो अभी लिमिटेड सप्लाई है, जैसे जैसे और वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगा, इन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रिक्रूट करते जाएंगे। ठीक। और डॉक्टर गुप्ता, ये भी बताइए कि क्या इस वैक्सीनेशन के लिए खुद लोगों को एनरोल कराना पड़ेगा या फिर सरकार उन लोगों को ट्रेस करेगी? तो ये पूरा प्रोसीजर कैसे हो रहा है? बिल्कुल, तो सरकार ने जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनका तो डाटा ले लिया है, सिर्फ डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उनके कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसमें जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उन सब ने उनका डाटा इकट्ठा कर दिया, सोर्सिंग कर ली, कोलैबोरेट कर लिया और मैनेज भी कर लिया, उसके हिसाब से वो लोग वैक्सीन लगवाएंगे। बट जो दूसरे लोग आम पब्लिक है उनके लिए कोविन के नाम से एक ऐप जारी किया गया है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप अपने नाम रजिस्टर कर सकते हो, मैं नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, ठीक है, वो डाल सकते हैं। उसके बेस पे जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपको मैसेज, व्हाट्सएप, मेल और फोन कॉल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कौन से सेंटर पे आपको जाना है, पहली डोज कब लगवानी है और दूसरी डोज कब लगवानी है। जी। और डीके गुप्ता जी, ये भी बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर अब संशय में हैं कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा गया है कि बुखार आना या फिर और किसी तरह की दिक्कत होगी इस वैक्सीन के लेने के बाद। तो ये साइड इफेक्ट का रेशियो कितना है? तो नॉर्मली कोई भी वैक्सीन दुनिया में ऐसी नहीं है जिसकी साइड इफेक्ट ना हो। सारी वैक्सीन के, सारी दवाइयों के मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन वैक्सीन के भी मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं। दो तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसी भी वैक्सीन के। एक लोकल साइड इफेक्ट जहां पे हम वैक्सीन लगाते हैं, जैसे नॉर्मली डेल्टॉइड में लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, 0.5 ml की डोज होगी, तो यहाँ पे लोकल इंजेक्शन लगने के बाद जो लोकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से वहां पे रेडनेस होना, पेन होना और स्वेलिंग होना हो सकता है। दूसरा होता है सिस्टमिक साइड इफेक्ट, मतलब पूरी बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट हो जाए, जब वैक्सीन अंदर जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देती है, तो बॉडी का जब इम्यून रिस्पॉन्स आता है तो उसको फीवर हो सकता है, बॉडी हो सकता है, मैलेज हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। नॉर्मली ये सिम्टम्स 2 से 3 दिन मैक्सिमम रहते हैं और अपने आप सब्सिडाइज हो जाते हैं, या जरूरत पड़ती है तो हमें बहुत बेसिक दवाइयों की जरूरत पड़ती है, पैरासिटामोल देना पड़ सकता है, अदरवाइज और कोई जरूरत नहीं पड़ती। बहुत रेयरली ऐसा होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, कि बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हो जाए, वो भी उनको बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मींस एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। ऐसा पेशेंट जिसको वैक्सीन लगाने के बाद विद इन 15 मिनट 20 मिनट सडनली क्या हुआ, उसका इम्यून रिस्पॉन्स इतना ज्यादा तेज हो गया कि बॉडी के अंदर चॉकिंग हो गई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गई, ब्लड प्रेशर फॉल कर गया, पैल्पिटेशन हो गया, चक्कर आने लगे, वर्टिगो हो गया, कोलैप्स कर गया। तो ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। इसीलिए वैक्सीन में जो गाइडलाइंस बताया गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद, इवन खाली कोविड वैक्सीन नहीं, कोई भी वैक्सीन लगवाने के बाद या कोई इंजेक्शन लेने के बाद आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर हेल्थ केयर फैसिलिटी में वेट करना चाहिए, जिससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकें कि अगर आपको कोई साइड इफेक्ट के इनिशियल सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसी टाइम में आपको फर्स्ट एड या नेसेसरी मेडिकेशन दिया जा सके और उसको कर्टल किया जा सके, उस साइड इफेक्ट को, या उसको आपको ट्रीटमेंट देके बचाया जा सके। जी। और डीके गुप्ता जी, ये भी बताइए कि जो जैसे शुरुआत में हमने बात की थी कि 2 वैक्सीन भारत में, अभी एक को इमरजेंसी और एक को वैक्सीनेशन की अनुमति पूरी तरह से मिल चुकी है। क्या वाकई जिस तरह की खबरें भी हैं कि वाकई भारत ने कोई इतिहास बनाया है कि पहला ऐसा देश जिसने अपनी एक स्वदेशी वैक्सीन और एक बाहर की संस्थान के साथ बनाई गई वैक्सीन को अनुमति दी है? क्या इसके अलावा और भी कोई देश है जहां 2 वैक्सीन को एक साथ अनुमति मिली हो? बिल्कुल, तो एक तो मैं बताऊंगा, दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, किसी को रेगुलर अप्रूवल अभी नहीं मिला है, ठीक है। यूके की बात करता हूं, ब्रिटेन में ही 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। एक तो उन्होंने सबसे पहले फाइजर को दिया था कि फाइजर बाहर यूएस की वैक्सीन है,
हाँ, और दूसरा उन्होंने वैक्सीन को दिया इसी सेम वैक्सीन जो कोविशील्ड वैक्सीन है जिसको यूके ने खुद ब्रिटेन ने डेवलप किया है, तो दूसरा इसको वैक्सीन दिया है। तो ऐसा नहीं कि हमारा देश ही कर रहा है, दूसरे देश भी ऐसा कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ डाटा को देख के एनालाइज करके। और फिर मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेनिफिट और रिस्क का क्या रेशियो है। अगर बेनिफिट बहुत हाई है और रिस्क मिनिमल है तो हमें वो डिसीजन लेने चाहिए। ठीक। और डॉक्टर डी के गुप्ता जी ये भी बताइए कि ये जो नया स्ट्रेन आ रहा है, जो आ चुका है देश में भी, हमारे देश में भी आ चुका है, क्या ये वैक्सीन उस पर असरदार है? बिल्कुल, अभी तक जो स्टडीज हुई है उसके मुताबिक तो ये असरदार है। हमें इसके लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो अभी स्ट्रेन है वो स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशन है और बहुत सीरियस म्यूटेशन नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन इन वायरस में होते रहते हैं, जैसे हम देखते हैं स्वाइन फ्लू के वायरस में हर साल होते रहते हैं, तो वैक्सीन कभी कभी चेंज करनी पड़ती है, वो नॉर्मली इसमें 2-3 साल लग जाते हैं, एवरेज मिनिमम टाइम लगता है। तो अभी मुझे लगता है साल 2 साल वैक्सीन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर वायरस में म्यूटेशन बड़ा हो जाता है जिसको हम जेनेटिक शिफ्ट बोलते हैं, उस समय हमें वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, स्पाइक प्रोटीन से वैक्सीन बना सकते हैं हम लोग, पूरा जो दूसरा जो हमारा कोवैक्सीन वैक्सीन है कोवैक्सीन वाली, उसमें पूरा इनएक्टिवेटेड वायरस यूज किया है, तो उसमें कोई भी म्यूटेशन छोटा मोटा हो तो फर्क नहीं पड़ता है। जेनेटिक मटेरियल से हमने वैक्सीन बना ली है, एमआरएनए से वैक्सीन बना ली है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं वायरस के, उससे हमने वैक्सीन बना ली है। तो अगर ऐसा कोई म्यूटेशन होता भी है तो कोई ना कोई वैक्सीन हमारे पास ऐसी रहेगी जो इफेक्टिव रहेगी। और अगर सारी भी इफेक्टिव होती है तो हमारा प्लेटफॉर्म वैक्सीन बनाने का डेवलप हो चुका है। इवन इंडिया ऐसा पहला देश है जिसने इस वायरस को जो म्यूटेशन वाला वायरस है उसको अभी आइसोलेट कर लिया है। मीन एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, उसने इसको आइसोलेट भी कर लिया है। अब जब किसी वायरस को आइसोलेट कर लेते हो आसानी से तो उसका वैक्सीन बनाना भी बड़ा आसान हो जाता है। मीन्स ये है कि प्लेटफॉर्म बन चुका है, अगर कोई बड़ी म्यूटेशन होती है तो हम 1-2 महीने में नई वैक्सीन को बनाने की भी प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर गुप्ता ये भी आपसे जानना चाहेंगे जो वैक्सीन है ये कितने समय के लिए हमें सुरक्षा कवच देगी? क्या ये ताउम्र के लिए है, कुछ टाइम पीरियड है? ताउम्र तो कोई भी वैक्सीन सुरक्षा कवच नहीं देती, बहुत रेयर वैक्सीन होती हैं जिनकी इम्यूनिटी बूस्टर लेवल बहुत हाई होता है, उनकी भी हमें बूस्टर डोज चाहिए होती है। चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, रूबेला है, मम्स है, तो इनकी वैक्सीन अच्छी होती है, उनके बूस्टर्स कम चाहिए होते हैं हमें। बट जो लग रहा है इसकी जो कोविड वैक्सीन है और नॉर्मली लग रहा है कि मैक्सिमम मतलब मिनिमम 6 महीने से 1 साल और मैक्सिमम 2 से 3 साल तक इसका इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा। उसके बाद हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की वैक्सीन है और कितनी डोज रिक्वायर्ड है उसकी। तो उसके बाद हमें ये पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज करनी पड़ेंगी, लोगों के एंटीबॉडी टाइटर देखने पड़ेंगे डिफरेंट वैक्सीन में, फिर हम अगले 2 साल में बता सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितने साल के लिए इफेक्टिव है, किस वैक्सीन का कब बूस्टर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिसर्च उसके बाद भी जारी रहेगी। डॉक्टर गुप्ता ये भी बताइए कि ये वैक्सीन किन लोगों को दी जाएगी, मतलब उनकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? क्या वो रिकवर्ड पर असरदार होगी? क्या जो लोग ऑलरेडी अभी सफर कर रहे हैं कोविड से उन पर, या जिन लोगों को कोविड हुआ नहीं है? क्या तीनों स्टेज के लोगों के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल है? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो एक तो उन लोगों के लिए है जो इनको कोविड नहीं हुआ है, जो हेल्दी है उनको देनी है, ठीक। उसमें मैंने अभी एज ग्रुप क्या प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है और बच्चों को नहीं देना है 12 साल से कम, ठीक है। दूसरा जो होता है जो कोविड से रिकवर हो गए एटलीस्ट 2 वीक 3 वीक्स हो गए तो उनको दे सकते हैं। तीसरा जिनको कोविड अभी है या सस्पेक्टेड भी कोविड है तो उनको नहीं देनी है, ठीक है। चौथा जिनको ओल्ड एज लोग हैं, उन सब कोमोर्बिड कंडीशन है, उन सबको देनी चाहिए बिकॉज उनको फायदा हुआ है तुरंत। और क्या डीके गुप्ता जी हम उम्मीद करें कि समय के साथ साथ अभी वैक्सीन के अलावा और भी कुछ ऐसे हल होंगे शायद जिन तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है किसी भी कारणवश, तो उनके लिए भी क्या कोई विकल्प होगा हमारे पास? विकल्प एक ही है कि जितना मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर सके, उसके बाद क्या हो जो बचेंगे भी उनके अंदर भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हमें 60 से 70% लोगों को इम्यूनाइज करना है आइदर वैक्सीनेशन के थ्रू या उनके अंदर नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए। तो नेचुरल इन्फेक्शन खतरे बहुत सारे मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, ठीक है। इसलिए बेहतर है हम वैक्सीन करके उनको जल्दी जल्दी इम्यूनाइज कर दें और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उसके बाद वो लोग बच जाएंगे। ठीक, डॉक्टर गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने कम समय में हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनसत्य न्यूज से जुड़ने के लिए भी थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर डीके गुप्ता जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है इस वैक्सीनेशन को लेकर, ये कितना असरदायक होगा और किन किन लोगों पर असर करेगा, कब तक किसको मिल सकती है वैक्सीनेशन। तो ये तमाम जरूरी जानकारियां हैं जो हमारे पास होनी चाहिए थी। ये जानकारी आपको पसंद आई हो, ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।